हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग रे ऑप्टिक्स को बहुत ही क्विकली रिवाइज करेंगे। तो पहले हम लोग पूरा फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो पढ़ लेंगे, और उसके बाद 16 to 18 क्वेश्चंस जो रे ऑप्टिक्स के पूछे गए हैं जुलाई और अगस्त वाले अटेम्प्ट में 2021 के, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इस चैप्टर में आपको, अगर मुझे सिर्फ एक चीज बतानी पड़े जो आपको याद रखना है इस चैप्टर में, वो ये है कि आर का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनफैक्ट वी यू और आर ये सब डिस्टेंसेस नहीं होते जैसे बुक में लिखा रहता है, ये सब पोजीशंस होते हैं। और पोजीशंस कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे वी और आर का मतलब लिख चुका हूँ। वी मतलब होता है पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल या ऑप्टिकल सेंटर। मिरर होगा तो पोल होगा, और लेंस की बात करेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है ना, वैसे यू है पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, और आर है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी दूं वी यू R1 R2 R, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और आपके साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए हो तो जो भी साइन के वैल्यू आएगी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो अलग आएगी। ठीक है ना, तो मैं हमेशा मेरा साइन कन्वेंशन में भी थ्योरी बता दूंगा और मैं उसी को यूज करके क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान देना। अब मिरर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर होगा तो एफ की वैल्यू इन्फिनिटी यूज कर लेना बस। बाकी मिरर के लिए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एम को मैग्निफिकेशन बोलते हैं एंड सो ऑन। और वैसे लेंसेज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यहाँ पे ध्यान देना है म्यू ऑफ लेंस मटेरियल, लेंस जिस मटेरियल से बना होगा उसका म्यू यूज करना है। और लेंस के सराउंडिंग मीडियम में जो म्यू मटेरियल होगा, जो सराउंडिंग मीडियम का म्यू होगा उसको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है ना, सपोज ये लेंस है, इस तरफ एयर है, इस तरफ भी एयर है, एयर का म्यू 1 होता है तब आप यहाँ पे 1 यूज करोगे। ठीक है ना, इस लेंस के इस तरफ एयर है, इस तरफ वाटर है, तब आप लेंस मेकर फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, क्योंकि म्यू सराउंडिंग में फिर आप एयर का लोगे वाटर का लोगे, वहां पे फंस जाओगे, तो फिर लगा नहीं सकते। यानी दोनों तरफ अगर सेम मीडियम रहेगा तब जाके आप फॉर्मूला आप लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका अलग अलग ये वाला चीज R1 R2 क्या क्या वैल्यू किसी किसी के पॉजिटिव किसी से नेगेटिव लेगा, उसका मैं एग्जांपल दिया हूँ। जैसे यहाँ पे आप देखो, ठीक है ना, तो हमेशा मैं मान लूंगा अगर कुछ बोला नहीं गया है कि रे इधर से आ रहा है। ठीक है, या आप मान लेना हमेशा रे अगर इधर से आ रहा है तो पहले इस सरफेस को स्ट्राइक करेगा, तो इसका लिए आप R1 यूज करोगे, और सेकंड जिसको स्ट्राइक करेगा इसको करेगा तो इसके लिए R2 यूज करोगे। ठीक है ना, अब इसको अगर देखे तो इसको अगर स्फीयर कंप्लीट करे तो इसका सेंटर इस तरफ आएगा, राइट साइड को मैं पॉजिटिव लेता हूं। ठीक है ना, तो R1 का वैल्यू प्लस मिलेंगे, तब इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 2, तो R1 का वैल्यू जब ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा इस पर्टिकुलर केस के लिए तो मैं R1 का वैल्यू +2 लूंगा। ठीक है, वैसे R2 ये वाला सरफेस का लोकेशन के लिए, अब ये वाला सरफेस का सेंटर कहां पे आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, लेंस के लेफ्ट साइड में आएगा मतलब नेगेटिव साइड, तो -3 लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। ये जो R बोला गया इसका रेडियस बोला गया, जो मतलब ज्योमेट्री वाला रेडियस होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला पुट करने वाला वैल्यू तो प्लस या माइनस कुछ भी सकता है डिपेंडिंग ऑन साइन कन्वेंशन। ठीक है ना, वैसे इसके लिए फिर से रे हमेशा इस तरफ से मानूंगा मैं, रे इधर से आ रहा है, पहले इसको टकराएगा तो इसका रेडियस को मैं R1 बोलूंगा। ठीक है, मतलब रेडियस मतलब ये वाला चीज के लिए R1, तो R1 देख लो आप नेगेटिव आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, वैसे R2 पॉजिटिव आएगा, तो R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड 2 है, इसका 3 है, ये 2 इसका 3। ठीक है, इस वाले केस में ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है ना, तो इसका हो जाएगा -3 और इसका हो जाएगा -2, तो -3 -2, ये -3 और ये -2। वैसे इस वाले केस में ये भी पॉजिटिव देख लो इस तरफ आएगा और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका R1 की वैल्यू +2 और R2 की वैल्यू +3। ठीक है, वैसे एक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। ओके, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब नेक्स्ट है पावर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। पावर को डायप्टर में नापते हैं और जो उस डायप्टर में नापने के लिए फोकल लेंथ को आपको मीटर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर दो या दो से ज्यादा थिन लेंसेस कांटेक्ट में होंगे तब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो। मतलब अगर सपोज यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लेंसेस है कांटेक्ट में, ठीक है ना, पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ f1 है, दूसरे वाले का f2 है, तीसरे वाले का f3 एंड सो ऑन, सबके सब थिन है, तो इन सब का कंबाइन इफेक्ट जो लेंस प्रोड्यूस कर पाएगा उस लेंस का फोकल लेंथ अगर f इक्विवेलेंट है तो आप ये आसानी से प्रूफ कर सकते हो ना। थिन लेंसेस इन कांटेक्ट के लिए फॉर्मूला यूज है। ठीक है ना, अब 1/v - 1/u = 1/f इसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं और इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है ना, फिर से vi/v ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब वेलोसिटी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये यूजुअली जेईई मेन में आज तक नहीं पूछा है, तो मैं होप करता हूं नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पे मैं ऐसे इसलिए लिखा हूं, बुक में μ2 μ1 लिखे रहता है, ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है ना, तो जो भी स्फेरिकल सरफेस है, ऑब्जेक्ट या इंसिडेंट रे जिस तरफ प्रेजेंट होगा, ऑब्जेक्ट भी नहीं बोलेंगे, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में प्रेजेंट होगा उस मीडियम का म्यू को मैं म्यू इंसिडेंट बोल रहा हूं, और रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में प्रेजेंट रहेगा उस मीडियम का
म्यू को मैं म्यू रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूँ। ये लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव यानी कुछ भी हो सकता है, ऑफ वो स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, जो भी स्फेरिकल सरफेस। अगर ऐसा सरफेस है तो पॉजिटिव हो जाएगा मेरे कन्वेंशन के हिसाब से, और ऐसा सरफेस है तो नेगेटिव हो जाएगा मेरे कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आर के वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे आर के वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो किस मीडियम में रखा गया, इस मीडियम में, ठीक है ना, यानी ये आपका म्यू इंसिडेंट हो गया, ये म्यू रिफ्रैक्टेड हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें रखा गया है तो म्यू इंसिडेंट, ये म्यू रिफ्रैक्टेड, ठीक है। ओके, अब स्नेल्स लॉ तो आपको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इंसिडेंट जिस मीडियम प्रेजेंट है, म्यू इंसिडेंट म्यू ऑफ दैट मीडियम इनटू साइन आई। आई हमेशा नॉर्मल के साथ नापेंगे, वैसे साइन आर में आर हमेशा नॉर्मल के साथ नापेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मुला होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आई को बढ़ाओगे तो साइन आई बढ़ेगा, साइन आई बढ़ेगा तो साइन आर भी बढ़ेगा, मतलब आर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अब अगर रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे होगी, डेंसर मतलब ये ज्यादा है ये कम है, मतलब इसको ज्यादा होना पड़ेगा इसको कम, यानी आर कम रहेगा आई ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। अब अगर आर को बढ़ाते जाएंगे, सॉरी आई को बढ़ाते जाएंगे तो आर भी बढ़ता जाएगा, है ना, ठीक है ना। अब आई को बढ़ाते बढ़ाते मान लो आप डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना, तो ये बड़ा है इसको छोटा होना पड़ेगा और ये बड़ा होगा, ठीक है ना। तो आई लेस देन आर है। अब आई को बढ़ाते जाओगे आर भी बढ़ता जाएगा इस लॉ के कारण, लेकिन आई को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टाइम आएगा कि आर का वैल्यू बढ़ बढ़ के 90 डिग्री पहुंच गया, ठीक है ना। वो वाला सिचुएशन यहाँ पे दिखाया गया, देखो पहले ये आई, सॉरी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। वैसे आई को बढ़ा के देखो, यहाँ पे आई छोटा था, यहाँ पे आई थोड़ा बड़ा हो गया, है ना। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पहले जितना था उससे बड़ा हो गया, है ना। फिर आई को और बढ़ाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस समय बढ़ बढ़ के 90 डिग्री पहुंच गया, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा एंगल बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो या एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, इनका मैक्सिमम वैल्यू तो 90 हो सकता है ज्योमेट्री के कारण, है ना। तो इसके फर्दर अगर आप आई बढ़ाओगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आई को और बढ़ा दिए तो ये टी आर कर जाएगा, ठीक है ना। तो टी आर जब करेगा उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उस समय कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, पूरा पूरा रे यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब टी आई आर एक ऐसा केस है जब देयर इज नो रिफ्लेक्शन, देयर इज नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। बाकी सब केसेस में हमेशा क्या होता है, कभी भी रे जाता है, जैसे यहां से रे यहां गया है ना, तो कुछ रिफ्रैक्शन होगा कुछ रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे भी कुछ रिफ्रैक्शन होगा कुछ रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन टीआर के केस में देख लो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। एक यूनिक केस है समझ लो, है ना। और जो एंगल ऑफ क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल जो होता है उसका साइन की वैल्यू आप निकालोगे तो इतना आता है, ठीक है। ओके, अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो इस सेंस में ऐसे देख रहे हो तो इसको नॉर्मल व्यूइंग बोलते हैं, ठीक है, और इसको तिरछा वाला व्यूइंग बोलते हैं। जैसे एक बाल्टी है फॉर एग्जांपल, वहां पे बॉटम में एक कॉइन रखा गया है, तो एकदम कॉइन के एकदम वर्टिकली ऊपर खड़े होकर देखेंगे उसको, इसको नॉर्मल व्यूइंग बोलेंगे, और साइड से देखेंगे तो इसको ऑब्लिक व्यूइंग बोलेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल व्यूइंग के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर। यहाँ पे ध्यान देखना है कि डीएल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ दोनों डिस्टेंसेस कहां से नापना है, इंटरफेस से नापना है, मतलब जहां पे मीडियम चेंज हो रहा होगा वहीं से नापना है, ठीक है ना। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेकिन आपको यहाँ पे लगेगा, तो ये अपरेंट डेप्थ है और ये रियल डेप्थ है। अब देख सकते हो दोनों को कहां से नाप रहे हैं हम लोग, इंटरफेस से नाप रहे हैं, जहां पे दोनों मीडियम मीट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब इसको प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म में बेसिकली आपका 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है ना। अगर टीआर नहीं हो रहा है कहीं भी तो एक बार यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है, फिर यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पहला सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दूसरे सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे ऐसा चला जाता, ये प्रिज्म है तो रे ऐसा जा रहा है, तो अगर नहीं होता तो ऐसा जाता, अभी ऐसा जा रहा है तो इसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ ऐसा आता है, ये एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ का आप देख सकते हो कि मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, है ना। ये एंगल है मिनिमम डेविएशन, जो कि इस पर्टिकुलर केस में 40 लग रहा है, जो भी है ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है ना, अलग अलग केस में अलग अलग रहेगा। ओके, अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को यूज करके हम लोग म्यू ऑफ प्रिज्म निकाल सकते हैं, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय 2 करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें म्यू ऑफ प्रिज्म मिल जाएगा, ठीक है ना। अब डेविएशन का फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए, और दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है R1 प्लस R2, जिसको मैं R प्लस R डैश लिख दिया यहाँ पे, R1 प्लस R2, इनका वैल्यू अगर आप R1 प्लस R2 ही लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो बाद में, R1 प्लस R2 का वैल्यू एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है, ठीक है। और अगर एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल होगा तब डेविएशन के लिए डायरेक्टली आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, मिनिमम डेविएशन में रे जो होता है सिमेट्रिकली पास करता है, सिमेट्रिकली मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, वैसे ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों का सम a के बराबर है तो R1 प्लस R a के बराबर हो गया, मतलब R की वैल्यू a/2,
यानी मिनिमम डेविएशन के मोमेंट पे आर की वैल्यू दोनों एंगल ऑफ, ये दोनों एंगल जो है रिफ्रैक्शन वाला, दोनों एंगल्स जो प्रिज्म के अंदर वाला एंगल्स है वो a/2 के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज होता है बेसिकली, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होता है, एक के बाद एक। तो यहाँ पे दोनों लेंस का इफेक्ट कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे एक लेंस के कारण मैग्निफिकेशन मिलेगा, यहाँ पे दो लेंस के कारण मिलेगा। जो भी है, इमेज अगर नियर पॉइंट पे बनेगा तो मैग्निफिकेशन 1 + d/f, जहाँ पे d का वैल्यू यूजुअली कुछ बोला नहीं तो 25 सेंटीमीटर आप ले लेना। ठीक है, और अगर इमेज इन्फिनिटी बनेगा तो इतना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑफकोर्स ये वाला वैल्यू इससे कम रहेगा, लेकिन इस केस में स्ट्रेस ऑन आई सबसे कम रहेगा। ठीक है ना, जो दूर वाली इमेज को देखेंगे तो आंख रिलैक्स होकर देखता है, और पास वाले इमेज में आंख में जो मसल्स होते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेन ज्यादा है लेकिन मैग्निफिकेशन भी ज्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेन कम है, मैग्निफिकेशन भी कम है। ठीक है, ओके। यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए अगर इमेज नियर पॉइंट पे बन रहा होगा तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मुला यूज करेंगे, और अगर इन्फिनिटी बन रहा होगा तो ये फॉर्मुला यूज करेंगे। अब एल एक नया चीज आ गया। ठीक है ना, दो लेंसेज है ना, तो आंख के पास वाले लेंस को हम लोग आईपीस बोलते हैं और आंख से दूर वाले लेंस को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, अब एल यहाँ पे क्या है, अब जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इसके इस लेंस से पास होने के बाद यहाँ पे बना। ठीक है, और फिर इसका इमेज इस लेंस से पास होने के बाद यहाँ पे बना कुछ, है ना। अब इसका फोकस मान लो ये है, देखो F0 बोला है ना, तो इसका फोकस ये इसका सेकंड फोकस कहलाएगा, और इसका फर्स्ट फोकस ये कहला रहा है। ठीक है, F बोल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव का सेकंड फोकस और आईपीस का फर्स्ट फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एल, ट्यूब लेंथ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाया हूं ना, हाँ ये एल। ठीक है, ओके। अब टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन के लिए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और ट्यूब लेंथ की वैल्यू यहाँ पे FO + FE होता है। ठीक है, चलो अब जेईई मेन के 2021 के जो लास्ट 15 क्वेश्चंस पूछे गए वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक इक्विलैटरल प्रिज्म का हमें क्रॉस सेक्शन दे दिया गया है, और क्वेश्चन में पूछा गया है टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम P to A, P जहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ BC है। ठीक है ना, तो P से A ट्रैवल करने में लाइट को कितना टाइम लगेगा। तो कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे ज्योमेट्री से आराम से। अब देखो क्योंकि P मिड पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा दिस cos ऑफ 30 इसलिए क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, टोटल 60 हो जाएगा। ठीक है ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 cos 30 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते वक्त। अब क्योंकि ये वाला पूरा पाथ प्रिज्म के इनसाइड है, तो प्रिज्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ प्रिज्म। अब म्यू ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए वाला लाइन हमारे काम का आएगा कि मिनिमम डेविएशन तब मिला जब एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिज्म एंगल के बराबर है। अब म्यू होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन R1। ठीक है, तो आपको पता होगा मिनिमम डेविएशन तब होता है जब रे जो है सिमेट्रिकली पास करता है। सिमेट्रिकली पास करना मतलब R1 और R2 दोनों इक्वल होते हैं। अब R1 = R2 हो गया, और हमें पता है R1 + R2 A के बराबर होता है, तो R1 और R2 दोनों का वैल्यू A/2 हो जाएगा। अब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आपका A है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन A/2 है। ठीक है, तो A का वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो √3/2 डिवाइडेड बाय हाफ यानी √3। तो म्यू ऑफ प्रिज्म हो गया √3। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ प्रिज्म, है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो याद रखना ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में करने के लिए इसको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻10 सेकेंड्स, यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आपके पास दो प्लेन मिरर्स है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। आपसे बोला गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस फॉर्म्ड। अब इसका कितना इमेजेस यहाँ पे बनेगा, इस मिरर पे पहला बन गया, मान लो इस मिरर पे ये वाला और बन गया। ठीक है, अब ये वाला इमेज इस मिरर के ऑब्जेक्ट से बिहेव करेगा, तो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, सिमिलरली इसका जो इमेज इस मिरर में बना था, ये इमेज एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, और इस मिरर में इसका इमेज यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ बना और एक यहाँ बना, यही 3 इमेजेस यहाँ पे बन रहे हैं। ये कोइंसाइडिंग है ना, यहाँ पे 2 इमेजेस बन के कोइंसाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे बना है इमेज, ये a डिस्टेंस दूर है, यहाँ पे जो बनेगा इमेज ये 2a है, तो ये भी 2a है। ठीक है, और यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसके लिए ये डिस्टेंस आपका 2a है, और ये डिस्टेंस आपको पता ही है 4a है ना, 2a + 2a 4a। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर कोई पूछता तो आप बोलते 4a। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कोई पूछता तो आप बोलोगे 2a। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस √4² + 2² × a। अब ये वाला डिस्टेंस अगर हम लोग निकाले तो ये हो जाएगा डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से √20a। ठीक है, यानी 2 √5
5a, ठीक है। अब ये तीनों डिस्टेंस में हर एक डिस्टेंस जो यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं, ये भी दो बिटवीन टू इमेजेस है, ये भी बिटवीन टू इमेजेस है, और ये भी बिटवीन टू इमेजेस है, ठीक है ना। अब ये हर इन डिस्टेंसेस में से कौन डिस्टेंस सबसे छोटा है, ये डिस्टेंस सबसे छोटा है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ये आएगा आपका 4a भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट इसको अगर कैलकुलेट करें तो √5 का क्वेश्चन में दिया हुआ 2.3, तो ये हो जाएगा 4.6 है, और 4.6 ऑप्शन में है, तो मजबूरन मुझे ये टिक करना पड़ रहा है, ऑल्दो मुझे पता है ये स्मॉलेस्ट नहीं, ठीक है, ये इनफैक्ट लार्जेस्ट है ना, लेकिन बाकी जो स्मॉलर डिस्टेंसेस है वो ऑप्शन में मेंशन ही नहीं है, इसलिए मैं इसको मजबूरन और सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। An object is placed at the focus of a concave lens having focal length f. What is the magnification and distance of the image from the optical center of the lens? तो अब यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका मान लो कॉन्केव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट को रखा गया है और डिस्टेंस बोला गया है ये इतना, ठीक है ना। अब मैं डिस्टेंस को मॉड में देख रहा हूँ, कारण ये है कि पता है इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, मतलब जैसे यहाँ पे f की वैल्यू -5 है कुछ, ठीक है, तो फोकल लेंथ खुद नेगेटिव है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मैं मॉड में ले रहा हूँ, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना है ना। ओके, अब जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग मैग्निफिकेशन अगर निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन होता है f डिवाइडेड बाय f प्लस यू, लेंस है ना, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है ना। अब फोकल लेंथ आपको पता है कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो मैं माइनस ऑफ मॉड f लिखूंगा, ठीक है, मॉड f तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, और फोकल लेंथ, और u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं यहां से माइनस ऑफ मॉड f, है ना। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड में, और मैं साइन कन्वेंशन मेरा ऐसा रहता है कि मैं लेफ्ट साइड में माइनस लेता हूं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका +½ ठीक है। तो +½ वाला ऑप्शन बस एक है, तो ऑप्शन 3 करें। यहाँ बेसिकली आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर टू फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस, तो कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ निकालना मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना, तो अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो 1/f1 + 1/f2 कंबाइंड फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा। तो f1 निकालते हैं, तो ये आपका f1 वाला पार्ट है और ये आपका f2 वाला पार्ट है, ठीक है। तो 1/f1 पहले निकालते हैं। अब इसके लिए देखेंगे तो सराउंडिंग मीडियम तो कुछ नहीं, एयर है, ठीक है ना, तो सराउंडिंग मीडियम तो आपका, तो हमें क्या लेंस मेकर फॉर्मूला क्या बोलता है, म्यू ऑफ लेंस जो कि है इतना, तो म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1। r1 किसको बोलते हैं, मैं हमेशा मानता हूं ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो मेरे लिए इंसिडेंट रे पहले इस सरफेस को स्ट्राइक करेगा, तो इसके लिए हो जाएगा r1, तो r1 इंफिनिटी है -1/r2। अब इसका रेडियस अगर r है, तो r जैसे मतलब 5 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो लेफ्ट में आएगा, यानी नेगेटिव साइड में आएगा, तो -r, ठीक है। r जहां पे कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो -r करेंगे तब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज f2 के लिए लगाया अगर, तो 1/f2 इज इक्वल टू म्यू क्या है लेंस का, μ2, सराउंडिंग मीडियम क्या है, एयर है, तो यानी 1 से डिवाइड करो, म्यू ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, 1/r1 ये है, r2 ये है ना। अब ये आप देखोगे तो इसका सेंटर लेफ्ट में आएगा, मतलब r1 को नेगेटिव लिखना है, तो अगर रेडियस इसका r है तो r1 की वैल्यू -r हो जाएगा, और r2 तो आपका इंफिनिटी है क्योंकि प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो यहाँ पे तो ये μ1 -1/+r, और ये हो जाएगा μ2 -1/-r, ठीक है, यानी 1 - μ2/r। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तो हमें पता है, थिन लेंसेस अगर कंबाइंड है, ये दोनों लेंसेस को थिन मानेंगे हम लोग, ठीक है, भले फिगर से नहीं लग रहा है, कम दोनों अगर कांटेक्ट में है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो r तो नीचे में ये हो जाएगा μ1 - μ2/r। तो आपसे पूछा गया था r/f इक्विवेलेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा μ1 - μ2। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पे थिन लेंसेस तो है, लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं है, देखो डिस्टेंस 0 नहीं है ना, अगर ये दोनों के दोनों 0 होते तब थिन लेंसेस कॉन्टैक्ट वाला फॉर्मूला से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि थिन लेंसेस तो है लेकिन कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो हम लोग को इंडिविजुअल लेंसेस से जब लाइट पार होगा तो कहाँ पे इमेज बनाएगा, तो पहला लेंस से पार होने के बाद जो इमेज रहेगा वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव करेगा, दूसरे लेंस से पास होने के बाद रेस जहां पे मीट करेगा या कोशिश करेगा मीट करने का, इसको इमेज बोलेंगे, वो इमेज इसके लिए एज ऑन ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, और फाइनली इससे लाइट निकलने का कहां पे मिलेगा, यानी इससे लाइट निकलने के बाद जो इमेज बन रहा होगा वो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग को तो पता नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें इससे निकलने का यहां बनेगा कि यहां बनेगा कि यहां बनेगा कि यहां बनेगा, तो आपको जहां मैंने ड्रॉ करने के पर्पज से ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सब चीजें, ठीक है ना। तो मान रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बन रहा है I1, ठीक है। अब ये जो इमेज बनेगा इसका लोकेशन जब लेंस मेकर फॉर्म
क्या बोलते हैं लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां से आता है लोकेशन, है ना, इसको v बोलते हैं, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, विथ साइन उसको v बोलेंगे, और ये वाला डिस्टेंस विथ साइन को u बोलेंगे लोकेशन को, है ना। तो चलो इसके लिए निकालते हैं ऑब्जेक्ट का लोकेशन, मतलब सॉरी इमेज का लोकेशन इस लेंस के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां बन रहा है, इन दोनों को भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव 30 हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब ये लेंस तो अपना पॉजिटिव फोकल लेंथ इसका है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/10 माइनस 1/30, तो 3/30 15, तो v1 का वैल्यू कितना आ गया 15 है, ठीक है ना। ओके, तो ये डिस्टेंस 15 है, ठीक है। ओके, अब इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट ऐसे बिहेव करेगा, याद रखना इससे रे निकलने के बाद ही इसमें जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रे निकलने के बाद ही इसमें इंसिडेंट होगा। तो इसमें जो इंसिडेंट रे है वो इसके कारण जो इमेज बना होगा वही होगा, ठीक है। ओके, जो भी है इसके कारण जो इमेज बना है दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर दिस, ठीक है। अब यहां से ड्रॉ मत करते रहना, याद रखना इससे जो अगर ये नहीं होता तो यहां इमेज बनता, लेकिन बीच में आ गया है तो यही इंसिडेंट रे तो है, लेकिन ये कहीं और जाके अब डेविएट हो जाएगा, यहां नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। मैं बस वो बात बोल रहा हूं, है ना। तो इसके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है, ये 5 दिया हुआ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये 15 आया है, ये 15 है, ये 5 है, तो ये 10 हो गया, है ना। तो ये आपको पता है ये 10 हो गया, है ना। तो 1/v माइनस 1/u, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इसके राइट साइड में है तो u का वैल्यू +10 इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू क्या है -10, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 1/v2 इज इक्वल टू, ये तो कैंसल हो गया, 0 आ गया, तो v2 के वैल्यू इंफिनिटी हो गई, ठीक है ना। ओके, तो v2 वैल्यू इंफिनिटी है, मतलब इससे निकलने के बाद रेस पैरेलल हो गए। अब पैरेलल हो गए मतलब इसमें मिलेंगे तो इसके फोकस पे आके कन्वर्ज करेंगे, और इसका फोकस यहां से 30 सेंटीमीटर दूर होगा, तो फाइनल इमेज जो है लास्ट वाले के फोकस पे बनेगा 30 सेंटीमीटर, है ना। तो आपसे बोला क्या था ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये 30, 35, 45 और 30, 75, 75, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, तो एक कनकेव मिरर बनाओ, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर रखा गया, ठीक है। अब कितना दूर पे रखा गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, d1 डिस्टेंस दूर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर खुद पोल से r डिस्टेंस दूर होता है। यानी ऑब्जेक्ट का अगर मैं लोकेशन पूछूं तो लोकेशन वाइज डिस्टेंस कितने दूर पे है r प्लस d1, लेकिन लेफ्ट साइड में है तो u की वैल्यू माइनस ऑफ r प्लस d1 हो जाएगा, ठीक है। जो इमेज है वो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लेफ्ट साइड में है तो इमेज तो राइट साइड में होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको बोल रहा है d2, तो इमेज का लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू पोल कितना हो जाएगा r माइनस d2, ठीक है। ये तो लेफ्ट साइड में फिर से ये भी इमेज भी तो नेगेटिव। हमें पता है कि कनकेव मिरर के लिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, 1/f मतलब 2/r। तो वैल्यूज अगर पुट करें यहाँ पे v और u का वैल्यू पुट करें तो इसी क्वेश्चन में खाली r अननोन रहेगा, ठीक है। तो पुट करने के बाद r की वैल्यू आपको मिल जाएगी प्रोबेबली 2d1 d2 डिवाइडेड बाय d1 माइनस d2 i। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसका इमेज इन दोनों से इंटरेक्ट करने के बाद यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और अगर इस चीज को हटा दे हम लोग, सॉरी इस चीज को हटा दे, मिरर को हटा दे, तब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि इसके और इसके बीच का दूरी क्या होगा, तो आपको ये दूरी तो पता है, यहाँ से यहाँ तक का 12 + 8 20, तो अगर आप ये दूरी निकाल लोगे तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले बात आपको ये समझना है कि जब ये दोनों प्रेजेंट है तब ऑब्जेक्ट जहां पे वहीं पे इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट जहां पे अगर वहीं पे इमेज बन रहा है मतलब लाइट जाते आते रिट्रेस करने लगी होगी, ठीक है। अब रिट्रेस तभी कर सकती है जब मिरर पे 90 डिग्री पे गिरेगी, जैसे लाइट यहां से निकली इसमें गई और इससे पास होने के बाद अगर मिरर में 90 डिग्री पे गिरेगी तभी जाके लाइट रिट्रेस होना स्टार्ट होगी, ठीक है। अदरवाइज किसी दूसरे एंगल पे गिरेगी तो रिट्रेस होना स्टार्ट नहीं करेगी, है ना। और जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे अगर इमेज बन रहा है मतलब रिट्रेस होना स्टार्ट हुआ होगा, मतलब इस पे जब लाइट इंसिडेंट हुआ होगा तो 90 डिग्री पे हुआ होगा, ठीक है। यहां पे लाइट तो आपका 90 डिग्री पे ही गिरा है तभी जाके ये रिट्रेस करेगा, ठीक है ना। अब इस पे 90 डिग्री पे गिरा है मतलब इसको अगर एक्सटेंड करे, अगर ये मिरर नहीं होता तब तो इमेज यहां पे बनता, ठीक है, जो कि ये दिया गया है। तो मैं इसको एक्सटेंड करके यहीं पे ताकि डायग्राम यहां पे आए, समझ में। इन द एब्सेंस ऑफ मिरर ये रे तो यहाँ के मिल जाता, ये ऐसे यहाँ इस तरफ भी मिल जाता तो यहाँ पे इमेज बन जाता, ठीक है ना। ओके, अब इस चीज को तो रेडियस बोलते हैं मिरर का। अब मिरर का आपको फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 30,
ठीक है ना, क्योंकि सेंटर से ही हम लाइन ड्रॉ करते हो, रेडियस ड्रॉ करते हो तो 90 डिग्री पे गिरता है। तो ये 15 दिया हुआ है फोकल लेंथ, तो रेडियस हो जाएगा 30, मतलब ये 30 है, मतलब ये भी 30 है, तो ये लेंथ आपका 30 है। तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 12 + 8 20 + 30 यानी 50 सेंटीमीटर। कार बी ओवरटेक्स कार ए एट रिलेटिव स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इमेज ऑफ बी अपीयर टू मूव इन द मिरर ऑफ कार ए ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन कार बी इज 1.5 मीटर अवे फ्रॉम कार ए। ठीक है, तो ये कार ए है, कार ए के पास जो मिरर है उसका फोकल लेंथ है 10। ठीक है ना, हमें पता है कार में कौन सा मिरर लगा रहता है, ये कॉन्वेक्स मिरर लगे रहता है। ठीक है ना, तो ये कार ए का मिरर हो गया और ये कार बी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पर्पस के लिए यही डायग्राम, पूरा कार बनने की जरूरत नहीं, खाली कार ए का मिरर और ऑब्जेक्ट जिसका इमेज बन रहा है कार ए के मिरर में वो क्या है, कार बी। ठीक है, उस दोनों को ड्रॉ कर दो, है ना। अब ऑफकोर्स ये इसको अप्रोच कर रहा है, रिलेटिव स्पीड 40 है, मतलब अगर ये रेस्ट पे है तो इसका 40 है, तो इसको 40 मीटर पर सेकेंड से डाल दो। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आपको बोला गया है, ये डिस्टेंस बोला गया 190 सेंटीमीटर, है ना। तो आपसे बोला गया है इस वक्त इसका जो इमेज यहां बन रहा होगा इस मिरर में उसका वेलोसिटी क्या होगा, यही तो पूछा गया है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -m² टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि मिरर है, लेंस होता तो प्लस हो जाता। ठीक है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है f डिवाइडेड बाय f माइनस u। चलो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, f डिवाइडेड बाय f माइनस u। तो फोकल लेंथ की वैल्यू, इसका फोकल लेंथ तो नेगेटिव में लिखेंगे, नेगेटिव में कितना 10, सॉरी पॉजिटिव में लिखेंगे +10। ठीक है ना, क्योंकि इसका सेंटर इधर पॉजिटिव साइड में आएगा तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। ठीक है, अब u ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूर पे है, नेगेटिव साइड में है 190, तो ये -190, तो ये प्लस। ठीक है, तो 10/200 मतलब 1/20, तो मैग्निफिकेशन 1/20 आया है, तो यहाँ पे 1/20 यहाँ पुट कर दो, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको 40 दिया हुआ है, तो 40/400 -0.1 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे स्पीड पूछा गया होगा, ठीक है ना, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 यानी ऑप्शन 4। तो इस क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सरफेस, तो सरफेस से इमेज कितनी दूर पे होगा, मैं मान लेता हूँ इस तरफ बन रहा तो ये डिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली आप इमेज का लोकेशन पता कर लो v और उसका मॉडुलस ले लो, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल सरफेस है, दोनों तरफ म्यू की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हमें, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम, तो रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट है तो इस मीडियम में रहेगी, रिफ्रैक्टेड इस मीडियम में रहेगी। ठीक है, सेकंड मीडियम में तो म्यू2 है इतना, म्यू2 बाय वी माइनस म्यू1 क्या होता है, म्यू ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे किस मीडियम में प्रेजेंट है, इस मीडियम में प्रेजेंट होगा जहां पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इंसिडेंट रे वाला म्यू कितना है 1.25 डिवाइडेड बाय यू, ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस के लेफ्ट साइड में मतलब नेगेटिव साइड में कितनी दूर पे है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस, तो -40 इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। अब इसका r क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव में 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका आंसर जो डिस्टेंस पूछा गया है वो मॉड ऑफ v होगा, तो इस फॉर्मूले से v निकाल लेना, उसका फिर मॉड ले लेना, आंसर आ जाएगा। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले केस में जब मैग्निफिकेशन 6 है तब सिंपल माइक्रोस्कोप यूज हो रहा है, और दूसरे केस में जब मैग्निफिकेशन 12 है, क्योंकि डबल हो गया टोटल मैग्निफिकेशन, तो दूसरे केस में 12 है, तब कंपाउंड लेंस यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला फॉर्मूला हम लोग को यूज करना होगा। ठीक है, ट्यूब लेंथ आपको दिया हुआ है, मतलब एल की वैल्यू दी गई है, तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है ना, आई पीस और ऑब्जेक्टिव ये वाला टर्म्स का भी यूज होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला वाला केस में मैग्निफिकेशन 6 है, तो 6 इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि इमेज जो है नियर पॉइंट पे बन रहा है तो 1 + d/f वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, वो बोल दे रहा हूं मैं उसको FO, है ना, ऑब्जेक्टिव का, है ना, वही अकेला ही लेंस है, उसी को मैं FO बोल रहा हूं, और दूसरे वाले केस में जब नया लेंस ऐड कर दिए तो न्यू लेंस को FE बोलूंगा मैं। ठीक है, तो यहां से d की वैल्यू तो आपको पता ही है 25 होता है, उसको यहाँ पुट करें तो ये 5 आ जाएगा ना, f0 की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब सेकंड केस में आपको बोला गया मैग्निफिकेशन जो है डबल हो गया, सेकंड केस में मैग्निफिकेशन 12 हो गया। आपको पता है मैग्निफिकेशन होता है d इंटू एल डिवाइडेड बाय FO इंटू FE। ठीक है ना, तो d की वैल्यू तो हमें पता है 25 है, l होता है ट्यूब लेंथ जो कि है 60 डिवाइडेड बाय FO 5 है इंटू FE, तो यहां से ये 5 12 इसके लिए FE की वैल्यू 25 आ गया। ठीक है, तो FE क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम दे दिया, आपसे पूछा कि क्रिटिकल एंगल बताना है, और आपको ये बोल दिया कि रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है ना। तो आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा सोचो
तो अगर आप इस एंगल को आर बोलोगे तो इसको भी आर बोलोगे, क्योंकि ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये आर है तो ये भी आर है, और क्योंकि ये 90 है तो ये 90 माइनस आर होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग से क्या पूछा गया, हम लोग से पूछा गया है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल में पता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है म्यू रेरर बाय म्यू डेंसर, ठीक है। म्यू रेरर बाय म्यू डेंसर, इसी को बोलते हैं साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, है ना। अब यहाँ पे ये चीज रेशियो हम लोग निकाल लेंगे स्नेल्स लॉ यूज करके। स्नेल्स लॉ कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे आपको बोल दिया गया है 90 डिग्री विद ईच अदर, लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, ठीक है ना। तो ये डेंसर है, ये रेरर है, तो यहाँ का म्यू डी हो जाएगा इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर डैश। यही करते हैं ना, साइन आई और साइन आर डैश, यहाँ का म्यू से मल्टीप्लाई कर दो साइन आई को, यहाँ का म्यू से मल्टीप्लाई कर दो साइन आर को, ठीक है। अब आर डैश की वैल्यू में क्या लिखेंगे, ये आई है तो ये भी आई है, ये हो जाएगा 90 माइनस आई, ये हो जाएगा 90 माइनस आई मतलब कॉस आई, ठीक है। आर डैश के लिए 90 माइनस आई मतलब कॉस आई। तो यहां से आप देख सकते हो म्यू आर बाय म्यू डी का वैल्यू आपको मिल रहा है tan आई, तो ये आपका हो जाएगा tan ऑफ आई, ठीक है। अब अगर साइन थीटा से tan आई है, आपसे क्या पूछा गया क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा साइन इनवर्स tan आई, साइन इनवर्स tan आई, साइन सॉरी हम लोग से क्या पूछा गया क्रिटिकल एंगल ना थीटा सी, तो साइन इनवर्स ऑफ tan आई ना। ओके, अब आई तो आर के बराबर है, तो और आई और आर, तो tan आर भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ tan आर, यानी ऑप्शन 4। A light ray passing through a prism of refractive index √3 suffers minimum deviation. It is found that the angle of incidence is double of angle of refraction. तो angle of prism पूछे आपसे, ठीक है। अब ध्यान देना कि जब भी मिनिमम डेविएशन वाला सिचुएशन होता है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ होता है, ठीक है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन ने बोल दिया आई की वैल्यू ट्वाइस ऑफ आर है, तो आई की वैल्यू ए हो जाएगी। तो हमें पता है म्यू की वैल्यू क्या होती है साइन आई बाय साइन आर, और ए की आई की वैल्यू तो ए है और आर की वैल्यू ए बाय 2 है, ठीक है। अब साइन ए को हम लोग 2 साइन ए कॉस से लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए बाय 2, है ना। 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। साइन ए बाय 2 साइन ए बाय 2 करते हैं 2 कॉस ए बाय 2। अब म्यू की वैल्यू हमें पता है √3 है, तो ये √3 बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2 हो गया, यानी ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में लाइट रे जो है डायमंड से एयर की तरफ जा रही है, डायमंड में जब है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, ठीक है। डायमंड का म्यू दे दिया है, एयर का म्यू दे दिया है, तो चलो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो म्यू ऑफ डायमंड इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे तो साइन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। अब नॉट पॉसिबल मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलती किए हैं, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप चेक करोगे तो कहीं गलती नहीं किए। तो दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक फॉर्मुला कब लिखते हो स्नेल्स लॉ से, और स्नेल्स लॉ कब आता है जब रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने रिफ्रैक्शन अज्यूम कर लिया और स्नेल्स लॉ लगाया, तो आपको ऐसा रिजल्ट मिल रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा ही नहीं सकते, स्नेल्स लॉ लगा ही नहीं सकते मतलब रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है। अगर रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है तो बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बोल दिया है इन पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन रखा गया है, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज ऑल्सो ए। तो आपको पता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम खुद ए है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, ये होता है ना, ठीक है। तो ऊपर साइन ए ये इतना आ गया, तो 2 कॉस ए बाय 2 हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो ये म्यू बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अलग से लिख देता हूं, तो कॉस ए बाय 2 इज इक्वल टू म्यू बाय 2 है, तो ए बाय 2 हो जाएगा कॉस इनवर्स म्यू बाय 2, और ए हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स म्यू बाय 2, ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स म्यू बाय 2 मतलब ऑप्शन 1। तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट ऐसा है, यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ, फिर यहाँ पे टी आर हो रहा है और फिर चला जा रहा है। तो आपसे बोला गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए वाला एंगल क्या हो सकता है, ठीक है। आप सोचो ये दोनों एंगल तो स्नेल्स लॉ से रिलेटेड है, स्नेल्स लॉ में एक एंगल को बढ़ाते तो दूसरा ही बढ़ता है ना। तो इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्री के कारण आपको पता है कि इन दोनों एंगल का सम तो 90 हो सकता है, तो अगर ये मैक्सिमम होगा क्योंकि इन दोनों का सम फिक्स है, तो उस समय ये इसको मिनिमम होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मैक्सिमम है, और जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मिनिमम है, मतलब जब ये मैक्सिमम है तब ये वाला एंगल मिनिमम है, ठीक है। अब ये वाला एंगल का मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर ही हो सकता है, क्योंकि टी आर करवाना है ना हमें, ठीक है ना। जो जस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी लिमिट वाले केस में हम लोग मान सकते हैं इसका वैल्यू क्रिटिकल एंगल है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर है, और उस समय अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू थीटा बोले और इसका मिनिमम वैल्यू थीटा सी बोले, तो हमें इस सिचुएशन के लिए हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये थीटा सी है तो ये 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा, तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टेंसो लगा देते हैं, तो म्यू ऑफ एयर इंटू साइन आई, म्यू ऑफ एयर 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू ऑफ ये वाला मीडियम
4/3 इंटू साइन ऑफ ये वाला एंगल, साइन ऑफ ये वाला एंगल मतलब कॉस थीटा से, ठीक है। और हमें पता है कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल होता है इसका 1/μ, ठीक है ना, तो 3/4 है ना। तो साइन थीटा से इतना है, हमें कॉस थीटा का जरूरत है यहाँ नीचे, तो कॉस थीटा से हो जाएगा, ये आपका P हो गया, ये H हो गया, तो बेस निकालेंगे 16 - 9 यानी √7/4, ठीक है। तो ये √7/4, तो √7/3, तो साइन थीटा आपका √7/3 है, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन देख के तो हमें लगेगा बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आप लास्ट लाइन पढ़ो, वेवलेंथ फॉर विच रेज इंसिडेंट एट एनी एंगल ऑन द इंटरफेस BC, इंटरफेस BC मतलब ये वाला इंटरफेस, विल पास विदाउट बेंडिंग। तो इससे जब रे जाएगा तो बिना बेंड हुए जाना चाहिए, ठीक है ना। अब इससे रे बिना बेंड हुए जा रहा है और दोनों तरफ मीडियम डिफरेंट है, यानी रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, और रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों म्यू इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब म्यू एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा दे दिया है, म्यू एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा दे दिया है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि जब n1 इक्वल टू m2 होगा तभी नो बेंडिंग होगा। तो विदाउट बेंडिंग मतलब नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन मतलब दोनों मीडियम का म्यू सेम है। तो n1 इक्वल टू n2 कर दो, n1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, n2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ। तो हमें पता है थ्योरी में पढ़े थे एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस डेविएशन वर्सेस इंसिडेंस का ग्राफ, ऑप्शन 2।